हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 8 विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत है आज के परिवेश में हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन चुकी है, यानी हमारे जीवन की एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है विद्युत। ठीक है, आजकल जितने भी देख रहे होंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब विद्युत पे निर्भर है। यानी आजकल देखे होंगे कि जैसे कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए लाइट्स अगर मतलब पूरे इंडिया में, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, बंद हो जाए तो बहुत ऐसे काम हैं जो वो ठप पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आजकल विद्युत जो है हमारे जीवन की एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। देखिए इस विद्युत की बात करें तो जो विद्युत की खोज हुई थी सबसे पहले यूनान देश में हुई थी। वहाँ के वैज्ञानिक थे एक थेल्स। ठीक है, यूनान के वैज्ञानिक थेल्स। कौन से? थेल्स। ठीक है, ये जो थेल्स थे इन्होंने एक करवा, वहाँ का एक जैसे कांच को बोला जाता है करवा, उसको क्या किया कि उन्होंने रगड़ा। ठीक है, तो उस पर उन्होंने ये पाया कि रगड़ने से क्या हुआ कि वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने इस मतलब ये निष्कर्ष पे निकला कि जो हम इसको रगड़ रहे हैं तो इस पर कोई ना आवेश, इस पर क्या आ जा रहा है? आवेश इस पर स्थापित हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? आवेश स्थापित हो जा रहा है। तो उस समय जो कारवा था उसको यूनान में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए उन्होंने इसे इलेक्ट्रीशियन यानी वहीं से विद्युत नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए जिन्होंने आवेश को दो बताया कि जो आवेश होते हैं हमारे दो होते हैं आवेश। कौन बताए? तो फ्रैंकलिन थे, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि हमारे जो आवेश होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है क्या? धन आवेश। ठीक है, यानी आवेश के जो वर्गीकरण किए उन्होंने फ्रैंकलिन ने बताया कि हमारा जो आवेश यानी जो हम रगड़ रहे हैं तो उस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आवेश यानी जो थेल्स थे, फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो जिस आवेश की बात कर रहे थे ये स्थिर आवेश था। क्या था? स्थिर आवेश था। ठीक है, क्या था? ये स्थिर आवेश था, यानी यह चलायमान नहीं था, यह आवेश चलायमान नहीं था, इसलिए इसको स्थिर आवेश यानी स्थिर विद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है, तो ये जो विद्युत थी इससे किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते थे हम लोग, क्योंकि ये स्थिर थी। ठीक है, तो इसे ना कोई कार्य होता था न इसका कोई उपयोग था। ठीक है, ये स्थिर विद्युत था। फिर फैराडे आए तो उन्होंने विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, उन सब की खोज हुई तो हमारा जो विद्युत हुआ आज मतलब ऐसे उसको हम लोग उपयोग में लाते गए। ठीक है, तो जो विद्युत होता है हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जो इसके प्रभाव हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे उसमें प्रभाव। ठीक है, पंखे चलाता है विद्युत वो, फिर विद्युत हीटर है, यानी उसके जो विद्युत है, विद्युत को हम लोग तो नहीं देख पाते हैं लेकिन इसके प्रभाव को हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने मतलब ये बताया था, इतना हो गया। जो ये ऋण और धन आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें समझ लेते हैं कि जो समान आवेश होते हैं, ठीक है, यानी ऋण आवेश और ऋण आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, यानी समान आवेश में क्या होते थे? प्रतिकर्षण होते थे, और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, आकर्षण। विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण, और समान आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसको समझना है आपको। ठीक है ना, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रही मतलब विद्युत की थोड़ी मोड़ी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री रही। ठीक है, कि जो यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे उन्होंने सर्वप्रथम विद्युत के बारे में बताया था। उन्होंने एक कांच का जिसको कारवा उसमें बोला जाता था उसको, ठीक है, रगड़ा तो क्या किए, देखे कि जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उसको आकर्षित करता है, तो उन्होंने उसको विद्युत बोला। ठीक है,
क्योंकि कार्बा को उधर इलेक्ट्रॉन बोला जाता था तो इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो उन्होंने जो आवेश था उसको बताया कि ये दो होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश होते हैं। ठीक है, समान आवेशों में क्या होता है तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है। ठीक है, ये जो आवेश थे यानी ये जो विद्युत थी स्थिर विद्युत थी, इससे हम किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी यह मतलब किसी काम की नहीं थी। यदि इसको हम लोग अब जो हमारी विद्युत है ये चलायमान है। ठीक है, इसको काफ़ी दूर से भी हमारे घर तक आ जाती है तो ये चल विद्युत है। लेकिन ये जो विद्युत थी ये क्या थी स्थिर थी, ये किसी काम लायक नहीं थी। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं अब विद्युत के बारे में। इतना क्लियर हुआ? क्या देख लेते हैं विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा मतलब वही चल विद्युत। ठीक है, विद्युत धारा यानी वही चल विद्युत जो हमारी स्थिर विद्युत थी, लेकिन ये चल विद्युत है, इसको विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत धारा होती है इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे आप? अब विद्युत धारा जैसे वो समय जो हम लोग रगड़ रहे थे तो वो जो आवेश उत्पन्न हो रहे थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब हमारी जो धातुएं की खोज हुई जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनसे हम जब यूज में लाए तो उसमें विद्युत धारा हम लोग आसानी से चल विद्युत आसानी से हम लोग क्या कर सकते थे, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो विद्युत धारा थी इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे कि किसी चालक तार में, चालक तार उसे ही कहेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी में विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी चालक तार में या किसी विद्युत चालक में, ठीक है, आवेश की प्रवाह दर को ही हम क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, किससे? I से। और I बराबर होता है Q बाई टी। Q बाई टी, Q क्या है तो आवेश है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था ना आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश, तो वही आवेश है। और T क्या है? समय है। T क्या है? समय। तो कोई भी चालक तार है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी ऋण आवेश है तो आवेश है। और इसी आवेश के प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो I बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है। ठीक है, यहां से आप लोग ये भी पढ़ेंगे जो Q बराबर होता है N इंटू ई होता है, यानी जो आवेश बराबर होता है N इंटू ई होता है। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये क्या है तो आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसकी मात्रा है। और ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और ये कितनी होती है? कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, -19 कूलाम होता है। बात समझ में आई है? तो इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, इतना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, यानी ई का जो मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि फार्मूले में, वो कितना रखते हैं? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे हम लोग धारा निकाल सकते हैं कि किसी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे मान लीजिए Q का मान दे दिया, या ऐसे दे दे कि किसी परिपथ में, जैसे ये कोई परिपथ है यानी कोई विद्युत चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N बराबर दिया है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें समय दे दे कि 5 सेकेंड तक क्या किया जाता है? आवेश को प्रवाहित किया जाता है 5 सेकेंड तक। तो इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी ज्ञात करिए। तो चलिए देखिए भाई, विद्युत धारा का हमारा फार्मूला क्या होता है? I बराबर Q बाई टी होता है। हमें भाई Q का मान मालूम नहीं है, लेकिन E का मान मालूम है ना, कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना होता है ना, ये मालूम है। तो आप आसानी से Q का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी Q का मान यहाँ पे रखे आप तो क्या हो जाएगा? N इंटू ई अपान टी, ये एक फार्मूला बन जाएगा। और इसमें N का मान रख दीजिए कितना? 4 गुणे E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 अब बट्टे में T का मान कितना है? 5। और इसको कैलकुलेट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, पॉइंट बीच में लगेगा, बटे 5 गुणे 10⁻19, या इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 5 एकम में 5 पॉइंट 5 दूना 10, 5 5 8 40 गुणे 10⁻19
अब देखिए, अब आई निकाल दिया ना हम लोग, तो आई के मात्रक यानी जो धारा होता है इसका जो मात्रक होता है, मात्रक की बात हम लोग नहीं किए, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं, ऐसे एम्पियर, यानी मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहां से आप आई का मान क्या रख देंगे, इतना एम्पियर, यानी जो आ जाएगा आपका इतना एम्पियर। यानी ऐसा भी दे दे क्वेश्चन में कि किसी परिपथ विद्युत चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेशों की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशों की संख्या 4 है, तो उसमें और उसको उसमें 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होगी, तो आप आसानी से इन दोनों फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई है? चलिए विद्युत धारा समझ लिए। जो विद्युत धारा होती है वो दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, तो उनको भी समझ लेते हैं। देखिए हमारी विद्युत धारा कितनी होती है, दो। एक होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जिसे आप डीसी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत हमारी विद्युत धारा कितने तरह की होती है, दो तरह की, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा किसे कहेंगे, वे धारा जिसका परिमाण एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। जैसे ये है ना, ये डायग्राम, तो यहां से ऐसे जो दिष्ट धारा चलती है ऐसे चलती है, जो बाइनरी नंबर आपका होता है ना, ठीक है, बाइनरी नंबर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी यह बाइनरी नंबर की तरह चलती है। ठीक है, दिष्ट धारा जो होती है वह इसका परिमाण एवं दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, दिष्ट धारा। लेकिन और इसका सोर्स क्या है, जैसे बैटरी से, जनरेटर से, उसमें डीसी जनरेटर भी आते हैं, इन सब से कौन सी धारा उपयोग कौन सी धारा हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो दिष्ट धारा उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस होती हैं, एसी से ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं, डीसी। ठीक है, तो ये किससे किससे उत्पन्न होती हैं, तो बैटरी से, ठीक है, जनरेटर हैं आपके, जनरेटरों से इत्यादि, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे हम दिष्ट धारा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। प्रतिवर्ती धारा की बात करें तो वे धारा यानी वे विद्युत धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, आवर्ती रूप से क्या होती है, बदलती रहती है, उसे बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती धारा। यानी ये ऐसे चलती है, जैसे हमारी तरंगे चलती हैं ऐसे चलती है हमारी क्या, दिष्ट धारा। यानी इसका मान 0 भी होता है, +1 भी होता है, फिर 0 होता है, -1 भी होता है, 0 होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है। यानी यह ऐसे चलती है, यानी इसकी जो दिशा है और परिमाण है दोनों क्या होता है, बदलता रहता है, तो उसे बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती धारा। इतना समझ में आया? तो हमारी धारा कितनी होती है, दो, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। इतना क्लियर है? चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं विद्युत विभव। चलिए देखते हैं हम लोग क्या विद्युत विभव, विद्युत विभव, और यहीं पे समझ लेते हैं विभवांतर भी। ठीक है, विभवांतर। अगर यदि आप लोग विभव समझ गए तो विभवांतर भी समझ जाएंगे। दोनों का सेम ही मतलब है, बस उसमें थोड़ी छोटी सी मतलब डिफरेंस है। ठीक है, देखिए विद्युत विभव क्या कहा जाता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे आप लोग जैसे चुंबक पढ़े होंगे, चुंबकत्व पढ़े होंगे, तो उसमें एक आता है चुंबकीय विभव। ठीक है, उसमें आता है चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभवांतर आता है। उसमें कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु को चुंबकीय क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वह चुंबकीय विभव कहलाता है। ठीक है, तो वही सेम डिफिनीशन यहाँ पे है, लेकिन विद्युत पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। और भाई विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, तो आवेश से, तो आवेश लेंगे। ठीक है, तो किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को कहां से, अनंत से, ठीक है, अनंत से, किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना हम लोग कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। और इसको डिनोट करते हैं किससे, V से।
किससे डिनोट करते हैं? V से, यानी V बराबर होता है आपका W/Q, W/Q, जहाँ पे W क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है, आवेश है। ठीक है, तो इसकी एक ऐसे भी डिफिनेशन जो बट्टा में होता है उसे एकांक लेके बोलते हैं ना। ठीक है, तो बोलेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। बात समझ में आई है? इसका मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब विभव समझ गए तो विभवांतर भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनंत से ला रहे थे, अब विभवांतर में क्या होता है? विभव में अंतर। ठीक है, विभव प्लस अंतर, ये दो वर्ड से बना है, विभव प्लस वो अंतर। तो देखिए ये क्या होता है? विभवांतर। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को या एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे बोलते हैं क्या? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। यानी यहाँ का विभव और यहाँ का विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, W/Q। ठीक है, इसका मान वही V है। ठीक है, इसका मान क्या है? V है, यानी V बराबर W/Q, लेकिन विभव में अंतर हो रहा है ना, यानी इस बिंदु पे विभव और इस बिंदु विभव पे जो अंतर होगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। फार्मूला वही होता है, बस इस V की जगह पे अंतर रखा गया है। दो बिंदु है तो दोनों पे विभव और उसके अंतर रखा गया है। इसका भी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इतना समझ में आया विभव और विभवांतर क्या होता है? समझ गए सब लोग? बहुत अच्छा। यानी विभव अनंत से लेके जाएंगे विद्युत क्षेत्र में तो उसे क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे, और उसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे आवेश को, और जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। इतना समझ में? दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, सेमी होता है। बात समझ में आई? चलिए, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए 2 वोल्ट आपका V का मान दे दिया है। ठीक है, V का मान दे दिया है इतना, जैसे 2 वोल्ट विभवांतर, 2 वोल्ट L है, 2 वोल्ट विभवांतर है, और Q का जो मान दे दिया है वो कितना दे दिया है? 2 कूलाम ही दे दिया है। तो पूछ रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा, यानी W कितना होगा पूछ रहा है। तो इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं ना, ये यहाँ से W का मान निकालना है तो इसके बटे में 1 लेके तिरिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा? W बराबर फार्मूला आ जाएगा आपका क्या? V × Q, और यहाँ पे V का मान 2 है और Q का मान 2 है, 2 दूना के 4 जूल का हम लोग क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मात्रक आपको याद रखना है, जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है तो 4 जूल का कार्य करना पड़ेगा हमें 2 वोल्ट विद्युत क्षेत्र में, यानी विभवांतर 2 वोल्ट हो और 2 कूलाम आवेश को ले जाना हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 4 जूल का। बात समझ में आई है? चलिए आगे देखते हैं ओम का नियम। नोट करिएगा इतना, देखिए ओम का नियम। ओम का नियम सब लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम क्या होता है? फार्मूला तो सबको मालूम होता है, क्या होता है? V बराबर I × R, इतना सबको पता है। ठीक है, या इतना भी सबको पता होगा, ये होता है। तो ये फार्मूला इतना तो सबको पता है। इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे आप लोग? तो किसी भी चालक तार पे, किसी भी चालक तार का जो ताप व जो दाब, ठीक है, यानी किसी चालक तार के ताप व दाब को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। ठीक है, यानी ये कोई चालक तार है, ठीक है, और इसका जो ताप है और जो दाब है उसको नियत रखा जाए। नियत रखा जाए तो इनके जो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही कहता है हमारा ओम का नियम। यानी किसी चालक तार के ताप व दाब को नियत रखा जाए तो इसके सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी V प्रोपोर्शनल I होगा। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो हमारा R है, और इसी R को बोलते हैं, यानी इस नियतांक को बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। बात समझ में आई है? यानी जो हमारी विभवांतर होगी उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा एक नियतांक आता है,
जो नियतांक यहाँ पे आर आता है, और आर ही क्या होता है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध समझ ले तो प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करे, मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसे ही क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का मतलब ही विरोध करने वाला, तो विद्युत धारा बह रही है और उसका विरोध करेगा तो वही क्या होता है, प्रतिरोध। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध। इसको डिनोट करते हैं किससे, आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन भी देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें दिया है जैसे अमीटर, क्या दिया है, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो वो क्या होता है, अमीटर और वोल्ट मीटर, उसको भी समझ लीजिए। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए समझ लेते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अ का मतलब क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। अ का मतलब समझ लीजिए क्या, एम्पियर। और एम्पियर किसको मापते हैं, एम्पियर में तो विद्युत धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं, विद्युत धारा को। यानी जो अमीटर होता है ये किसको मापता है, विद्युत धारा को मापने की इकाई है। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र होता है क्या, अमीटर। यानी विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो आप बताएंगे अमीटर द्वारा मापा जाता है। और इसको जो परिपथ में, ठीक है, इसको परिपथ में हमेशा ही, परिपथ में सदैव किस श्रेणी में होता है, तो श्रेणी क्रम में इसको लगाते हैं। अरे किस क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। यानी अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि पेपर में यही पूछेगा, ठीक है। या ये पूछ सकता है विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर द्वारा, तो सबको मालूम है। लेकिन ये पूछेगा कि जो अमीटर होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, परिपथ में किस श्रेणी में जुड़ा होता है, तो आप बताएंगे किस श्रेणी में, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। और जो अमीटर यूज करते हैं परिपथ में, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब प्रतिरोध का मात्रक हमने नहीं बताया। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करें तो वो होता है ओम, जिसको इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। 0 ओम का प्रतिरोध इसका होना चाहिए, अमीटर का 0 ओम प्रतिरोध का मात्रक है ओम। बात समझ में आई है। वोल्ट मीटर, ये तो नाम से ही क्लियर है। वोल्ट किसको मापते हैं, विभवांतर को। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। यहाँ से अ से समझिएगा एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर किससे मापते हैं, विद्युत से। यानी ये अमीटर जो होता है विद्युत धारा मापता है। अब वोल्ट मीटर, वोल्ट यानी विभव, तो ये किसको मापता है, विभव को। किसको मापता है, विभव को। विभव को क्या करता है, मापता है। यानी विभव को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। और इस वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बताएंगे कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ते हैं, तो समांतर, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में किस यंत्र को जोड़ते हैं और समांतर क्रम में किस यंत्र को जोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध होता है, यानी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। और वो भी ये कब, आदर्श अमीटर के लिए, ठीक है। यानी 0 ओम का प्रतिरोध का होना चाहिए, वो आदर्श अमीटर में होना चाहिए। आदर्श अमीटर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आदर्श अमीटर में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो 0 ओम होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर में, एक आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोध की मात्रा हम लोग कितनी रखते हैं, तो बताएंगे कितना, अनंत प्रतिरोध का हम लोग रखते हैं वोल्ट मीटर को, एक आदर्श वोल्ट मीटर बनाने के लिए। अच्छा वोल्टेज बताए, इसके लिए उसकी प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए।
धारा को भी एकदम बढ़िया से मापे, उसका मतलब बहुत कम त्रुटि मापे, उसके लिए हमें उस जो एमीटर होगा उसका प्रतिरोध शून्य रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसमें धारा को, भाई प्रतिरोध उसे ही कहेंगे जो धारा को रोकने में बाधा उत्पन्न करेगा। अब बाधा उत्पन्न करेगा तो भाई अगर ज़्यादा ओम का कुछ मतलब इसमें प्रतिरोध रहेगा तो धारा को कम करेगा, तो अच्छे से हम उतना, इसलिए हमें 0 ओम का क्या करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं आदर्श अमीटर में। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतना समझ गए, नोट करिएगा। फिर आगे थोड़ा कुछ देख लेते हैं जो हमारा प्रतिरोध होता है किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं ना क्या प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन। तो इतना तो सब लोग पढ़े होंगे कि जो प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, समायोजन करते हैं, इसके दो मेथड हैं। ठीक है, दो हैं, क्या, एक श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम मतलब जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको श्रेणी में ऐसे, आपको परिपथ में ऐसा बना दिखे तो समझिए कि वो क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो ये मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, यानी एक सीधी रेखा में से इसका पहला सिरा, अरे इसका एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा क्या हो, कनेक्ट हो। ऐसे कनेक्ट होंगे तो इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध होता है, या जिसे ये प्रतिरोध जोड़े, ऐसे प्रतिरोध जोड़े, ऐसे, फिर डॉट डॉट ऐसे करते हुए n प्रतिरोध तक हम लोग जोड़े हैं, Rn प्रतिरोध जोड़े हैं, तो उन सबका कुल प्रतिरोध कितना होगा उसका मान निकालना हो तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे जैसे जितना होगा उतना जोड़ देंगे। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का, तो पूछेगा इसका कुल प्रतिरोध बताएंगे तो क्या करेंगे, 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, कितना हो जाएगा, इतना ओम का क्या हो जाएगा, हमारा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आइए। तो ये होता है हमारा क्या, श्रेणी क्रम समायोजन होता है। समांतर क्रम में बोले तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे जुड़ा होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, ऐसे उनके एक सिरे को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम समायोजन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे तक रहेंगे, ऐसे जितने भी रहेंगे आपके, जैसे इसमें n था तो वैसे अगर n तक रहेंगे, Rn तक रहेंगे, तो इनको क्या, इनके लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है R, वो क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, अब जितना रहे n तक, जितना भी रहे उतना हम लोग प्रतिरोध मतलब उसको ऐसे जोड़ सकते हैं, और जोड़ के उसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना तो सबको जनरली मालूम है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऐसे आप लोग समायोजन कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसे, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आया तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए यही जो है, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो बोलेगा तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो फार्मूला आप लोग उस यूज करेंगे, जितने रहेंगे उतना जोड़ देना है भाई। 1/2 है प्लस 1/3 है और प्लस 1/4 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। 12 होगा तो ये कितने बार में करे, 2 6 12 यानी 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 4 हो जाएगा, 4 3 12 3, यानी 1/R बराबर इतना हुआ। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 4 13, 13/12 है। हमें R का मान निकालना है, तो इसको पलटेंगे तो R बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/13 ओम, यानी इतना ओम का हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर हमें ज़्यादा प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी धारा को कम करना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है, भाई प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तभी हमारी धारा कम होगी, तो उस समय जो प्रतिरोध होते हैं उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। यानी धारा को कम करने के लिए, धारा कम करने के लिए
कम करने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग करते हैं? तो इस श्रेणी का, अरे किस क्रम का प्रयोग करते हैं? तो श्रेणी क्रम का। ठीक है, धारा को कम करना हो तो प्रतिरोधों को किस श्रेणी में जोड़ दीजिए? अरे किस क्रम में जोड़ दीजिए? श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, पैरेलल, अरे क्या सीरीज में जोड़ दीजिए। यदि धारा को अधिक करना है, ठीक है, यानी प्रतिरोध कम करना है, क्या करना है? प्रतिरोध कम करना है, प्रतिरोध कम करना है। कम करने के लिए क्या करते हैं? पैरेलल क्या करते हैं? जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। प्रतिरोध कम करना है तो प्रतिरोधों को किस में जोड़ दीजिए? पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए, इसमें जो होता है ना, इस श्रेणी क्रम में इसमें जो होता है विभव का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन जो धारा होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? धारा अलग अलग होती है। यानी श्रेणी क्रम में जितना विभव यहाँ पे जाएगा उतना ही विभव आपको कहाँ मिलेगा? लास्ट में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है? धारा समान होती है। इसमें यहाँ से जो धारा जाएगी आई, वही धारा यहाँ पे भी निकलेगी, लेकिन उसका विभव क्या होगा? बदलता रहेगा। यानी विभव इसमें क्या होगा? V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा। उसी प्रकार और I क्या होगा? सब में I समान होगा, यानी इसमें भी I जाएगी, इसमें भी I धारा जाएगी और इसमें भी I धारा जाएगी, लेकिन इसमें विभव समान रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, लेकिन यहाँ पे जो I होगा वो क्या होगा? I1 होगा, I2 होगा और I3 होगा। इतना क्लियर है? तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर समान होता है परंतु धारा बदलती रहती है। ठीक है, और इसमें समांतर क्रम में याद रखना है आपको कि धारा समान होती है जबकि विभवांतर आपका क्या होता है? बदलता रहता है। बात समझ में आई है? तो ये आपको याद रखना है। देखे होंगे आपको जैसे शादी ब्याहों में जो लाइटें लगती हैं वो समांतर क्रम में लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमें धारा भाई समान चाहिए, इसलिए जो आपको लगती हैं उसमें इस समांतर क्रम में उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, कि धारा क्या आ जाएगी? आपकी समान जाएगी। वायरिंग भी जब पंखे होंगे सब लगते हैं तो वो समांतर क्रम में लगते हैं कि हमारी जो लाइटें यानी जो धारा जाएगी सबके यहाँ समान मात्रा में जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे जो बचा है आपका विद्युत शक्ति, उसमें प्रभाव और फ्यूज तार, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसी में ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। यानी कुल मिला के आपको कैसे भी इसको 3 वीडियो बनाना ही पड़ता है इस लेसन के लिए, तो आपका 3 वीडियो में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो थ्योरी है थोड़ा सा और उसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।